नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह अपन हर एक वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैंक को प्रायर नोटिस कैसे भेजा जाता है। बहुत सारे जो अपने व्यूअर्स हैं मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट करते हैं और बोलते हैं, सर एक बार अच्छे से आप प्रायर नोटिस का आप फॉर्मेट हमें दिखा दीजिए, ताकि एटलीस्ट इसके लिए तो हमें किसी का हेल्प ना लेना पड़े, किसी लॉयर से आपको जो है मदद ना लेना पड़े, उनको फीस ना देना पड़े। बेसिक सी चीज़ है ये। तो इसके लिए आप खुद भी मतलब आप ये इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये जो फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, वो अगर आप खुद भी ड्राफ्ट करोगे, मतलब इसमें जो है एक बेसिक डिटेल्स बस आपको भरने होंगे। जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और लोन अकाउंट नंबर, वो दे। और आपकी जो भी फाइनेंशियल स्थिति किस वजह से आपकी खराब है, वो अगर इसमें आप भर देंगे और ये नोटिस आप अगर बैंक को भेजेंगे, एनबीएफसी कंपनी को भेजेंगे विथ एविडेंस, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आगे जब भी आपका कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है या फिर सेक्शन 25 138 की केसेस होती है या फिर आजकल ये 420 मतलब 316 318 की मतलब चीटिंग की केस कर रहे हैं। तो वो केसेस में ये जो आप नोटिस को ईमेल थ्रू या फिर उनके एड्रेस पे आप भेजते हो ना, तो फिर इस नोटिस का फ़ायदा आप वहाँ पे आप डिफेंस में ले सकते हो कि हमने तो बैंक को जो है प्रायर नोटिस भेज के हमारा इंटेंशन हमने उनको समझा दिया था। अब कैसे प्रायर नोटिस भेजा जाता है और कौन ये प्रायर नोटिस भेज सकता है? अब मैं ये आपको यहाँ पे मैं समझाऊँगा दोस्तों कि जिस भी लोन लिया हुआ जो व्यक्ति है, जिनका अभी ईएमआई बाउंस होने जा रहा है, वो आगे ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, भर सकते कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, तो उनके लिए ये प्रायर नोटिस है। और जिन लोगों को अभी तक मान लो जिनके ईएमआई भी बाउंस हुए हैं और जिन लोगों को अभी तक कोई बैंक की तरफ से नोटिस नहीं आया है, वो लोग ये प्रायर नोटिस भेज सकते हैं। जिन लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं बैंक की तरफ से, तो उनको ये नोटिस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उनको तो वो जो बैंक ने नोटिस भेजा होगा, वो उसको आप रिप्लाई करके वहाँ पे आपका जो भी है टाइम या फिर लोन मोराटोरियम अगर माँग सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग माँग सकते हैं, ईएमआई कम कर सकते माँग सकते हैं, वो आप रिप्लाई में बोलिए। ये जो नोटिस आप भेजने वाले जो लोग होंगे, जिनका अभी ईएमआई बाउंस होने वाला है और जिनको अभी तक कोई बैंक से नोटिस नहीं आया, ठीक है? आप ये बात समझ लीजिए। अब ये कैसे ड्राफ्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बस ये 1 और 2 पेज की नोटिस है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में अच्छे से इसमें कंटेंशन क्या आने वाला है, मैं आपको समझाऊँगा। और जिन लोगों को भी इसका फॉर्मेट चाहिए होगा दोस्तों, मैं आपको फ्री में दे दूँगा। बस मुझे आप व्हाट्सएप कर लेना मेरे नंबर पे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बस इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना और आप उसको ईमेल थ्रू बैंक को भेज देना। अब सबसे ऊपर आपका ये टाइटल आएगा नोटिस का, प्रायर नोटिस करके, और यहाँ पे आप डेट डालोगे और यहाँ पे आप मेंशन करोगे द बैंक मैनेजर, ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर। बैंक का नाम यहाँ पे आएगा या फिर एनबीएफसी का नाम आएगा। बैंक का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस जो रहेगा या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसके नीचे आप ईमेल आईडी, कस्टमर केयर गूगल से आप ले लीजिए, कस्टमर केयर या फिर नोडल ऑफिसर का यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। सब्जेक्ट आपका ये रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर रिडक्शन ऑफ ईएमआई। मतलब अगर आपको ईएमआई मान लो 25,000 है, आपको लगता है मैं 25,000 अभी इनकम लॉस होने के वजह से मैं 25 नहीं भर सकता, मैं 15 भर सकता हूँ, मतलब मैं 20,000 रुपये भर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे आपका ये लिखना, रिक्वेस्ट फॉर रिडक्शन ऑफ ईएमआई। और जिनको मोरेटोरियम पीरियड चाहिए, तो ग्रांट ऑफ मोरेटोरियम। जिनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना है, मान लो रिस्ट्रक्चरिंग मतलब लोन फिर से नया करना है, उसमें ईएमआईज़ वगैरह कम करना है, ट्यूनर कम ज़्यादा करना है, उनके लिए ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर आप तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, जो बैंक को अच्छा लगे, जिसमें आपको तीनों भी ऑप्शन अगर आपको सूटेबल है तो आप ये तीनों भी लिखिए। ऑन लोन अकाउंट नंबर, आपका यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर लिखना है।
अगर लोन नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर ऐसा आपको लिखना है। अब आगे लिखेंगे फाइनेंशियल हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, रिडक्शन ऑफ इनकम, मतलब अगर सैलरी वगैरह कम हो गई है, और या फिर आपका अकाउंट में लॉस हो गया, मतलब जैसे आपका बिजनेस है उसमें आपको लॉस हो गया है, तो इसके लिए आप ये प्रायर नोटिस आप बैंक को भेज रहे हैं। आप इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट में लिखना है। आगे क्या लिखना है देखिए दोस्तों, सर और मैडम आए। अब आई के आगे आपका पूरा यहाँ पे नाम आएगा। रिसाइडिंग एट, मतलब जो भी रजिस्टर्ड बैंक के साथ आपका एड्रेस रहेगा, तो रजिस्टर्ड एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे। एम द बोरोवर इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट नंबर सो एंड सो, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा। सेक्शन सैंक्शन बाय योर इंस्टीट्यूशन फॉर एन अमाउंट रुपीज, इतने इतने अमाउंट का सैंक्शन लिया था। कैरिंग अ मंथली ईएमआई ऑफ रुपीज सो एंड सो, मतलब आपका ईएमआई कितना है, मान लो 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, जो भी है आप लिख दीजिए। I have been servicing the said loan regularly, and I have at no point been a willful defaulter। अब देखो ये willful defaulter जो कैटेगरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट, ये नाम आना अपने प्रायर नोटिस में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? बैंक, आरबीआई किसको बोलती है विलफुल डिफॉल्टर? जो बैंक को कम्युनिकेट नहीं करता, जो बैंक की नोटिस को रिप्लाई नहीं देता, है ना? जो एड्रेसेस चेंज करता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर बंद करके रखता है, वो विलफुल डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप ये प्रायर नोटिस भेजोगे तो आप विलफुल डिफ़ॉल्टर होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है ना? तो हमें इस तरीके से लिखना है, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से आप ईएमआई नहीं भर पाओगे, कौन से महीने से आप ईएमआई नहीं भर पाओगे। आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू द serve an unoffer since financial hardship on account of loss। अब जैसे आपका किस वजह से ये आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, जैसे कि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन सैलरी बाय अप्रोक्सीमेटली इतने इतने परसेंट से मेरा सैलरी कम हो गया है, सिग्निफिकेंट बिजनेस लॉस हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी हो गया है। अब इसमें से आपका कौन सा कारण है, ये आप यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। As a direct consequences, my monthly income has been drastically reduced and making it impossible for me to continue to serving the existing EMI without defaulting on essential household and livelihood expenses। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम हमारा जो इनकम में जो कमी आ गई है, इनकम लॉस हो गया है, बिजनेस लॉस हो गया है, जो भी मेडिकल की वजह से हम ये ईएमआई भर नहीं पाएँगे। और हमें, क्योंकि हमारे इसेंशियल हाउस होल्ड जो जो लाना है ना? या फिर लाइवलीहुड एक्सपेंसेस जो है, मैं बच्चों के खर्चे होंगे या फिर मेडिकल होगा, जो भी है, इसकी वजह से हम ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। तो दिस हार्डशिप इज़ जेन्युइन और टेम्पररी एंड एंटायरली बियॉन्ड माय कंट्रोल, मतलब मेरे कंट्रोल के ही बाहर है। मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं ये आपका ईएमआई जो है भर नहीं पा रहा हूँ। इसको आप एक तो मुझे कम करके दीजिए, मोरेटोरियम दीजिए, रिस्ट्रक्चर करके दीजिए, आप जो भी आपने ऊपर सब्जेक्ट में लिखा होगा, ठीक है? आई हैव एग्ज़ॉस्टेड माय सेविंग in an effort to honor my obligation for as long as possible, which is evidence of my bona fide intention to repay। मतलब हमने क्या बोलना है, देखो, इंटेंशन टू repay, ये bona fide इंटेंशन है हमारा कि हमें ईएमआई भरना है, हमें टाइम चाहिए या तो ईएमआई कम करके चाहिए। तो होता क्या है कि मैंने आपको कई बार बोला है अपने वीडियोज़ में कि मेंस रिया होगा आपका, तो ही आपके ऊपर केसेस होंगे। जैसे कि आपका मेंस रिया नहीं है, मेंस रिया मतलब आपका इंटेंशन अच्छा है, ठीक है? आपका कोई भी मेंस रिया मतलब इंटेंशन लोन डुबाने का नहीं है, ठीक है? तो मेंस रिया बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो भी लीगल केसेस आगे होती है, कोर्ट केसेस होती है, जिसमें आपका मेंस रिया साबित होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्रिमिनल केसेस में। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा बोनाफाइड इंटेंशन है तो रीपे करने का, बस आपको हमें मौका देना पड़ेगा, हमसे जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, कोई भी जेन्युइन आदमी है ऐसा ही बोलेगा। तो आप इस तरीके से प्रायर नोटिस लिखना है दोस्तों। अब आगे हमने लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़
through it guidelines on resolution stressed asset and the fair practice code applicable to all scheduled bank and non-banking financial companies directed that lending institution must put in place board approved restructuring framework and must give due and fair consideration to genuine hardship representation made by borrower. मतलब ये जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दिए है, फेयर प्रैक्टिस कोड दिया है, तो इसमें ये फेयर प्रैक्टिस कोड सारे बैंकों को, एनबीएफसी कंपनी को लागू होता है और कि आपको हमारे लोन डिफॉल्टर के साथ जो है फेयर प्रैक्टिस करनी है। उनको जो ऑप्शन उन्होंने मांगे हैं उन वो ऑप्शन के साथ आपको उनके साथ कोऑपरेटिवनेस दिखाना है। ठीक है, इट इज़ द रेगुलरली ऑब्लिगेशन of your institution to examine such request on merit and offer appropriate relief, including but not limited to restructuring loan term, reduction of EMI, extension of tenure, or grant of moratorium before initiating any recovery enforcement action. अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने प्रायर नोटिस बनाया ना, ये एक लीगल लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि आगे जाके आप कोई भी केसेस में इसको आप फाइल में लगा सके, इसका आप डिफेंस वहां पे ले सके। कि हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था, हमने नोटिस भी भेजा था और फिर भी इन्होंने हमें हमारे साथ फेयर प्रैक्टिस नहीं की। आरबीआई भी यही बोलता है कि जो जो लोग विलफुल डिफॉल्टर नहीं है उनके ऊपर आप केसेस ना करिए। मैंने ऑलरेडी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, फेयर प्रैक्टिस कोड है, अपने वीडियोस में मैंने एक वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन भी किया है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आगे जाके वो वैसा आप डिफेंस भी वहाँ पे उठा सकते हो। क्योंकि ये बैंक वाले क्या करते हैं, अपना काम केसेस करने का या फिर आर्बिट्रेशन करने का ये तो करने कर ही लेते हैं, बट तब आपको ये नोटिस आपका काम में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप ये दोस्तों ध्यान में रखना। प्रायर नोटिस जो भेजेंगे आप, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव आई हियर बार कॉल अपॉन यू टू ग्रांट द फॉलोइंग रिलीफ। अब क्या-क्या रिलीफ हम माँगेंगे यहाँ पे, हम वन बाय वन आपको मैं बता रहा हूँ। पहला रिलीफ ये माँगेंगे कि रिड्यूस द मंथली ईएमआई टू एन अमाउंट commensurate with my present reduced income with corresponding extension of the loan tenure। मतलब मेरा ईएमआई आप कम करिए, ऐसा इसमें बोला गया है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि ग्रांट मोरेटोरियम ऑफ 6 मंथ ऑन ईएमआई रीपेमेंट। हम ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे क्या करिए कि ईएमआई जो है आप 6 मंथ के लिए आप रोक दीजिए, 6 महीने हमें मोरेटोरियम पीरियड दीजिए। जो भी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगाएंगे तो वो हम वहाँ पे भरने के लिए तैयार है, वो आगे हम एडजस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, देखो ये एक फेयर मांग है। ठीक है, तो इसका तो बैंक ने, एनबीएफसी कंपनी ने विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है बैंक ने आपके साथ करना चाहिए। अब आगे भी हम ये तीसरी रिलीफ हम मांग रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर और रिस्केड्यूल द आउटस्टैंडिंग लोन and waive penal interest and late payment charges accrued solely on account of present financial distress। मतलब अगर आपको रिस्ट्रक्चर करना है, बहुत ज़्यादा आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टीज वगैरह लगाई है ना, जैसे कि जिनका 5-6 ईएमआई बाउंस है, 3 ईएमआई बाउंस है, तो वो लोग ऐसा प्रेयर मांग सकते हैं कि हमें आप रिस्केड्यूल करके दीजिए, रिस्ट्रक्चर करके दीजिए, है ना। और फिर से हमें ईएमआई रिड्यूस करके जो भी ट्यूनर है हमारा बढ़ा के, है ना, स्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन जो है हमारे हमें दीजिए, ऐसा आप यहाँ पे जो है रिलीफ मांग सकते हैं। और लास्ट वाला रिलीफ हमें ये भी मांगना है, मेंटेन द स्टेटस को ऑन एनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स एंड एडवर्स क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्टिंग पेंडिंग डिस्पोजल ऑन ऑफ दिस नोटिस। मतलब जैसे कि आपको ये भी मांगना चाहिए, क्योंकि हर एक बैंक और एनबीएफसी आजकल तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिकवरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। इनलीगल वे से वो रिकवरी जो है मनी रिकवरी करने का वो बैंक जो है प्रयास करती है। तो आप इसमें ये भी बोलिए कि आपकी रिकवरी प्रोसीजर को भी आप स्टेटस को लगाइए और बंद करिए, है ना। तो क्रेडिट ब्यूरो को भी आप जो हमारा सिविल में जो रिपोर्ट करोगे वो भी आप रिपोर्ट ना करिए, ऐसा आपको एक प्रेयर यहाँ पे मांगना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में आपको ये लिखना है, यू आर हियर बाय पुट ऑन नोटिस दैट फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस विद इन 15 डेज।
मतलब हमें 15 दिन के अंदर आप इस नोटिस का आप हमें जवाब दीजिए। आप इट्स रिसिप्ट और रिजेक्शन, हमें रिजेक्ट करना है तो भी रिजेक्ट करिए, रिसिप्ट करना है तो रिसिप्ट करिए। आप जो भी आपके मन में है आप हमें रिप्लाई ज़रूर दीजिए। अब दिस रिक्वेस्ट विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड shall constrain me to invoke all available legal remedies before the appropriate authorities and forums. Any information of enforcement of recovery action taken in discharge of this notice shall be raised and challenged accordingly. मतलब अगर आपने ऐसा हमें मौका नहीं दिया तो हमें भी एक हमारे पास भी एक रेमेडी रहेगी, लीगल रेमेडी रहेगी कि हम भी आपके अगेंस्ट जो अप्रोप्रिएट फोरम में जो है कंप्लेंट कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमने जो है मांगा है एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत हमने मांगा है। अगर हमें आप नहीं देते तो हमारी भी रेमेडी बनती है कि हम आपके अगेंस्ट जो है अप्रोप्रिएट फोरम में जो है कंप्लेंट कर सकें। दिस नोटिस इज इशूड विदाउट प्रेजुडिस टू ऑल राइट एंड रेमेडीज अवेलेबल विद मी। मतलब हमें भी जो है विदाउट प्रेजुडिस, मतलब जैसे ये कंटेंशन जो है विदाउट प्रेजुडिस कि हम इस नोटिस के कंटेंशन जो है आगे आप किसी भी आपके केस में जो है कोई एडमिशन अगर आया होगा तो आप आगे कोई भी केस में ये जो है नोटिस का कंटेंशन आप नहीं यूज करेंगे, इसीलिए हम विदाउट प्रेजुडिस लिखते हैं। ठीक है, ऐसा एक आपको ये यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक लाइन भी आपको डाल देना है। देखो दोस्तों, इस तरीके से आपको नोटिस भेजना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ईमेल्स तो बैंक को करते हैं कि अब मैं नहीं भर पा रहा हूँ और मेरा ये एक सिचुएशन है। एक 2-4 लाइन का एक ईमेल लिख देते हैं और होता क्या है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो बैंक के नॉर्म्स में बैठे, आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के अंदर आए और एक प्रॉपर तरीके से आपको जो है अ, एक बैंक की तरफ से आपको एक अच्छे रिप्लाई वहाँ पे मिल पाए, बैंक की तरफ से आपको कोऑपरेशन मिल पाए, इसीलिए आपको इस तरीके से नोटिस जो है दोस्तों ड्राफ्ट करनी होगी। और दोस्तों देखिए, ये नोटिस का तो फॉर्मेट मेरे पास है, ठीक है? अब ये मैं फॉर्मेट आपको फ्री में दे सकता हूँ। अगर किसी को ये फॉर्मेट चाहिए, आप मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई भी मेरा चैनल का वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। वहाँ से आप अपना नाम, लोकेशन लिख के, सर मुझे प्रायर नोटिस का फॉर्मेट दीजिए, ऐसा लिखिए। और मैं आपको फॉर्मेट मत लिखिए, प्रायर नोटिस ऐसा लिखिए, ताकि क्या है कि मेरे पास कंज्यूमर के फॉर्मेट भी मैं लोगों को बहुत सारे फ्री में देता हूँ। कंज्यूमर के ड्राफ्ट, कंज्यूमर केसेस के ड्राफ्ट भी देता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन-सा फॉर्मेट चाहिए, तो आप वहाँ पे वो ज़रूर बोलना कि आपको मुझे बैंक लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो मुझे प्रायर नोटिस का फॉर्मेट दीजिए, ऐसा आप लिखिए। मैं ज़रूर दोस्तों आपको यहाँ पे मैं फ्री में ये फॉर्मेट देता हूँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी तरीके का बैंक का नोटिस आया है, जैसे सेक्शन 25 का, सर्विस एक्ट में 138 में कोई भी नोटिस आया है और रिकॉल, रिमांड नोटिस आया है, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बना के रखे हैं दोस्तों, कि वो वीडियोज़ देख के भी आप वो उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, अपना खुद रिप्लाई खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प लगे तो ही मुझे संपर्क करना, आपके लोकल लॉयर की भी आप वहाँ पे मदद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।